हेलो बच्चों, आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करने वाले बच्चों क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग लाइफ प्रोसेस के फर्स्ट पार्ट न्यूट्रिशन को कवर करेंगे। लाइफ प्रोसेस में बच्चों हमें 4 पार्ट को देखना है, जिसमें से आज का जो आपका लेक्चर है उसमें हम लोग पूरे फर्स्ट पार्ट को न्यूट्रिशन को कवर करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का न्यू जर्नी बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, जहाँ हम लोग पढ़ने वाले बच्चों किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले बच्चों? लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यहाँ कि लाइफ प्रोसेस क्या है, फिर बाद में बच्चों हम लोग किसके बारे में जानेंगे? न्यूट्रिशन के। तब बाद में किसको जानेंगे बच्चों? न्यूट्रिशन को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बच्चों किसको? लाइफ प्रोसेस को। अच्छा, लाइफ प्रोसेस को समझने के लिए बच्चों हमें सबसे पहले आपके 2 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक लिविंग थिंग और सेकंड आपका क्या है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग। तो हमने बचपन से लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बारे में जान रखा है, डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको बच्चों एग्जाम्पल दे के दिखाया है यहाँ पे कि आप इसमें डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे हम इंसान बच्चों, हम क्या है? लिविंग थिंग। बर्ड्स, मंकी, ट्रीज, एनिमल्स, काउ, डॉल्फिन, ये सारे क्या है बच्चों? लिविंग थिंग। और जो नॉन लिविंग थिंग क्या है बच्चों? साइकिल, टेबल, डॉल, आपके कंघी, कार, ये सारे क्या है बच्चे? नॉन लिविंग थिंग। तो अगर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को समझ जाते हैं तो हमें अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, लाइफ प्रोसेस पे। अब लाइफ प्रोसेस होता क्या है और किस में होता है इसकी बात करते हैं। तो जितने भी लिविंग थिंग है बच्चों, जितने भी लिविंग थिंग है उन सब में क्या होता है? हमारा लाइफ प्रोसेस होता है। लाइफ प्रोसेस है क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रीदिंग, ग्रोइंग, requiring nutrition, producing offspring, responding to stimuli, etc. that distinguish them from non-living thing. अब लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में हम अंतर इस तरह से कर सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी हमारे क्या है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है बच्चों? ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके ब्रीदिंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीदिंग करते हैं। आपका क्या है? ग्रोइंग, हम में ग्रोथ होता है बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? ग्रोथ, ग्रोइंग। रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, हमें अपने डेली वर्क को करने के लिए हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है बच्चों? न्यूट्रिशन की। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नीड होती है न्यूट्रिशन की। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं लिविंग थिंग। रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुली, किसी चीज़ के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, चाहे वो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठंडा हो, तो हमारे सराउंडिंग जो भी चेंजिंग होते हैं बच्चों उसके अकॉर्डिंग हम अब क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आपको देखने को मिलता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें नॉन लिविंग थिंग से बच्चों क्या करती है? अलग करती है। ये कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें क्या करती है बच्चों? नॉन लिविंग थिंग से क्या करती है? अलग करती है। देयर आर सर्टेन विटल प्रोसेस दैट मेंटेन होमोस्टैटिक एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अगर लाइफ प्रोसेस की बात करें बच्चों, तो लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग जानेंगे। उन सारे प्रोसेस को क्या करती है बच्चों? मेंटेन करके रखती है। कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे हमारे अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है, आपका रिस्पिरेशन हो रहा है, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सारे प्रोसेस को मेंटेन करके रखने वाला जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस। आप लाइफ प्रोसेस के डिफिनेशन पे आइए, थोड़ी इसके डिफिनेशन की बात करते हैं। तो देयर आर सर्टेन विटल प्रोसेस दैट मेंटेन होमोस्टैटिक एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। एक ऐसा सर्टेन प्रोसेस बच्चों
एक ऐसा सर्टेन प्रोसेस या विटल प्रोसेस जो एकदम नेसेसरी है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। किसके लिए? हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए और प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो उन सारे प्रोसेस को बच्चों क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस। This process continue to occur when we are sleeping or not performing any action। और ये जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस के अंदर, जितने भी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखे, ये प्रोसेस बच्चों उस समय भी काम आता है जब होते रहता है जब हम सो रहे हो या हम किसी भी एक्शन में नहीं हो, फिर भी ये सारे प्रोसेस कंटिन्यू हमारे बॉडी में हो रहा है। इवन जब आपके बॉडी रेस्ट में है, आप बैठ के अभी पढ़ रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस के अंदर, जो न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये कुछ ऐसे विटल प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में कंटिन्यू है। आप किसी एक्शन में नहीं है, आप रेस्ट में, आप बैठ के वीडियो देख रहे हैं, फिर भी ये प्रोसेस क्या हो रहा है? हमारी बॉडी में हो रहा है। इवन जब हम सोए हुए हैं, जब हम सो रहे हैं, फिर भी ये प्रोसेस क्या होते रहता है बच्चों? हमारे बॉडी में होते रहता है। This process of initial for all living organism including plant and animals। अब ऐसा नहीं कि ये जो प्रोसेस है जो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखा है, ये प्रोसेस सिर्फ हम जैसे इंसानों में ही होता है। ये जो आपका विटल प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों, ये सभी ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट हो। इन सारे ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहे हैं। आगे बात करते हैं। दीज लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीनेशन। ये कुछ आपके विटल लाइफ प्रोसेस है जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, बोथ एनिमल एंड प्लांट, इन दोनों में कंटिन्यू हो रहा है। कौन कौन बच्चों? ध्यान से दीजिएगा, लाइफ प्रोसेस में कौन कौन से प्रोसेस इंक्लूड है उन पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है आपका क्या? न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीनेशन। ये कुछ कॉमन और विटल प्रोसेस है जो हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंटिन्यू हो रहा है। जब हम लोग क्या पे है? रेस्ट में भी है, या जब हम लोग सोए हुए हैं, फिर भी ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोसेस अकरिंग इन प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स इन पार्टिकुलर। अब ये जो प्रोसेस है, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस है, इन सब के बारे में बच्चों हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। हम देखेंगे प्लांट में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, एनिमल्स में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, और हमारे जैसे ह्यूमन बींग्स में ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। इन सब के बारे में इन डिटेल और पार्टिकुलर आपका समझेंगे। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, और पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड है। कहीं भी आपको किसी चीज़ों को याद नहीं करना है, बस हमारे वीडियो को अंत तक देखना है, फोकस रहना है, चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है। आप वीडियो को रोक रोक के अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं बच्चों। उसके बाद देखिएगा चीज़ें कितनी ईजी हो जाती है। ठीक है, तो एक एक करके इन डिटेल हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाइफ क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बच्चों कि लाइफ क्या है। व्हाट इज लाइफ? अर्थ हैपन टू बी द ओनली नोन प्लैनेट हैविंग लाइफ। हम जानते हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट है उनमें अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां हम जिंदा रह सकते हैं। देयर आर बीइंग हु लिव, डाई एंड बिकम पार्ट ऑफ नेचर अगेन। द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी differentiate from the inanimated entities on various parameter of life process। अब ये जो हमारा अर्थ है जिस पे जितने हम लोग, हमारा लाइफ एग्जिस्ट है, तो इसमें क्या होता है बच्चों? हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, और फिर से क्या करते हैं? रीपार्ट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने नेचर के क्या एक पार्ट है जो जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कंटिन्यू ये प्रोसेस होते रहा है। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम अलग कर सकते हैं, किससे? नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग से। हमें कुछ खास पैरामीटर है,
कुछ खास आपके पैरामीटर जो क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग करते हैं, बाकी चीज़ों से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, अलग करते हैं। इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो हम लोग समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। पैरामीटर समझते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स है बच्चों। समझिएगा क्या क्या पैरामीटर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, अगर कोई आपके लिविंग थिंग्स है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, रिप्रोड्यूस। आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके एक खास पैरामीटर है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को क्या देते हैं बच्चों, जन्म देते हैं। अब ये जो है, ये जो आपका एक ऐसा प्रोसेस है जो एकदम अलग कर देता है किससे, हमें नॉन लिविंग थिंग्स से, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये पेन आपके किसी नए पेन को जन्म नहीं दे सकते, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसा आपका ऑर्गेनिज्म है जो आपका क्या करता है बच्चों, रिप्रोड्यूस करता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। हालांकि ये भी एक चैप्टर हमारा बनेगा, हमारा आगे चल के एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन, वहाँ इन डिटेल पढ़ेंगे कि कैसे होता है। डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हमारे बनावट हुआ है वो बाकी ऑर्गेनिज्म मतलब अदर थिंग्स से डिफरेंट है। किसमें, लिविंग थिंग्स में। ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी बनावट जो है वो क्या है, अलग है। मेड ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, सेल से। वो किन चीज़ों से मिलकर बने, सेल से। सेल्स के बारे में हमने क्लास 9th में बच्चों इन डिटेल पढ़ा है, ठीक है। सेल्स के बारे में हमने कहाँ पढ़ा है, क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो क्या चीज़ से मिलकर बने हैं, सेल से। ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं, ऑब्टेन क्या करते हैं, एनर्जी करते हैं और उस एनर्जी को यूज करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं और उस एनर्जी को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसी के बारे में हमें फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है कि किस तरह से एनर्जी को ऑब्टेन कर रहे हैं, उस एनर्जी का यूज कैसे कर रहे हैं, यूटिलाइज कैसे हो रहा है उस एनर्जी का, उसके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ग्रो एंड डेवलपमेंट, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके ग्रो और डेवलपमेंट हो रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, हमारे सराउंडिंग बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो होते तो छोटे से बेबी, लेकिन धीरे धीरे उनमें ग्रोथ और उनमें डेवलपमेंट होते होते क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा सीड या एक छोटा सा पौधा बड़ा सा प्लांट आपका बन जाता है बच्चों। तो ये सारे ग्रोथ और डेवलपमेंट हमें किस में देखने को मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बच्चों वो रिस्पॉन्ड करते किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग आता है उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इवन बहुत ठंड आ जाए, बहुत ठंड पड़ने लगे, उसको लेके हम लोग रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत गर्म हो, गर्मी हो तो उसको लेकर रिस्पॉन्स करते हैं। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चेंजिंग आता है उसके प्रति हम लोग क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप नोट डाउन करते चलिएगा, पॉइंट टू पॉइंट नोट बनाना है और एंड तक चीज़ों को देखना है, बने रहना है हमारे साथ लास्ट तक। लास्ट होते होते सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, क्लियर हो जाएगी। लाइफ प्रोसेस क्या है, द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इनिशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। हमारे जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों, उनके लिए उनके बॉडी को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। मेंटेन करना क्या है, बहुत ज़्यादा इनिशियल है। इवन मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग, जब हम चल रहे हैं मतलब मूव कर रहे हैं, रेस्ट में या स्लीप कर रहे हैं मतलब सोए हुए हैं, इन सारे कंडीशन में हमारे बॉडी को क्या चाहिए, इनिशियल है कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उन प्रोसेस का क्या होते रहे, मेंटेनेंस। अगर ये मेंटेनेंस रुक जाएगा तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये मेंटेनेंस कंटिन्यू होनी चाहिए, कंटिन्यू चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, सारे समय हमें ये क्या चाहिए, इनिशियल होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस हो रही है लाइफ प्रोसेस का, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फोटोसिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारे कुछ प्रोसेस है, ये कंटिन्यू होना चाहिए। द प्रोसेस
which together perform the function of maintenance of life are called as life process. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लाइफ प्रोसेस का कितना प्यारा सा डिफिनेशन है. द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस. मतलब वो सारा प्रोसेस जो एक साथ हो रहा है, वो सारा प्रोसेस जो एक साथ हो रहा है और हमारे बॉडी को या हमारे लाइफ को मेंटेन करके रखा है, उन सारे प्रोसेस को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस. हमारे अंदर, हमारे जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं. एक ही टाइम में क्या हो रहे हैं? बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं, जिस वजह से हमारे बॉडी को क्या रखना, मतलब जो प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस क्या कर रहा है? हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा है. तो वो सारा प्रोसेस जो हमारी लाइफ को क्या करके रख रहा है? मेंटेन करके रख रहा है, ताकि हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर सके, ताकि हमारा बॉडी क्या कर सके? प्रॉपर फंक्शन कर सके. तो वो सारे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ प्रोसेस. क्लियर है? लाइफ प्रोसेस क्या है ये समझ में आ गया? आगे बात करते हैं. आगे ध्यान दीजिएगा. न्यूट्रिशन, respiration, circulation and excretion are example of initial life process. Initial मतलब एकदम इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो हम जिंदा रह ही नहीं सकते. ये जो आपके 4 प्रोसेस हमने लिखा यहाँ पे, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीनेशन, ये ऐसे लाइफ प्रोसेस है बच्चों जिनका होना हमारे लिए इनिशियल है. इनके बिना तो हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. In unicellular organism, all these process are carried by a single cell. अब अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के थ्रू, किसके थ्रू? सिंगल सेल के थ्रू. एक सिंगल सेल, ये जो सिंगल सेल, इस सिंगल सेल के थ्रू ये सारा लाइफ प्रोसेस होता है. किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में. लाइक अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस है, न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीनेशन, ये सारे जो इनिशियल लाइफ प्रोसेस है ये एक ही सेल के द्वारा होता है. बट अगर हम बात करें बच्चों इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, वेल डेवलप्ड सिस्टम आर प्रेजेंट टू कैरी आउट द प्रोसेस. अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म में वेल डेवलप्ड सिस्टम है बच्चों, वेल डेवलप्ड. और ये सिस्टम क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी में उन प्रोसेस को अच्छे से क्या कर रहे हैं? चलाने में मदद कर रहे हैं. तो कौन कौन से सिस्टम है जो हमें हेल्प करते हैं? तो हमारे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अंदर है रिस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे अंदर है सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये सारे कुछ आपके सिस्टम हैं जो हेल्प करते हैं हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन में, जो हमारे बॉडी को क्या करते हैं बच्चों? मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारा लाइफ बना रहे कंटिन्यू. आगे बात करते हैं लाइफ प्रोसेस. हालांकि लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने जान लिया है, लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आ रही है हमें पता है, फिर भी एक बार देखते हैं. चलिए, लाइफ प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट आ रहा है बच्चों वो है हमारा न्यूट्रिशन. लाइफ प्रोसेस के अंदर फर्स्ट जो पार्ट है, वो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन. वो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है? न्यूट्रिशन. ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है बच्चों? न्यूट्रिशन. लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा वो क्या होगा? न्यूट्रिशन. और आगे जब हमने देखा था, हमारा जो थंबनेल था वो भी आपका वही बता रहा है कि फर्स्ट चैप्टर हमें किसको रीड करना है? न्यूट्रिशन को. फिर न्यूट्रिशन के बाद बच्चों हम लोग आते हैं आपके रिस्पिरेशन में. न्यूट्रिशन के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे बच्चों? रिस्पिरेशन को. न्यूट्रिशन के बाद किसको रीड करना है? रिस्पिरेशन को. अच्छा, रिस्पिरेशन के समय ही हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म आपका क्या होते हैं? तैयार होते हैं. क्या तैयार होते हैं? मेटाबॉलिज्म. फिर हमें किसको देखना है बच्चों? रिस्पिरेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, न्यूट्रिशन हो गया. फिर देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन को, कि कैसे हमारे बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है, लाइक डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स, ये सारे हमारे बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन में. एयर, ऑक्सीजन,
कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, ये सारे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहे बच्चों, ये कहाँ देखे गए, ट्रांसपोर्टेशन में। अब इन सारे प्रोसेस को करने के बाद हमारे बॉडी में क्या तैयार होते हैं बच्चों, वेस्ट मटेरियल। क्या तैयार होते हैं, वेस्ट मटेरियल। इस वेस्ट मटेरियल को हम लोग बॉडी में ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं कर सकते, इस वजह से उन वेस्ट मटेरियल का क्या होता है, एक्सक्रीनेशन। उस वेस्ट मटेरियल का क्या होता है बच्चों, एक्सक्रीनेशन। अपने बॉडी से क्या करते, इसे बाहर निकालते। तो फिर देखेंगे एक्सक्रीनेशन वाला प्रोसेस। फिर लास्ट आपका बच्चों किसको देखेंगे, रिप्रोडक्शन। कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से आपके 2 ऑर्गेनिज्म 3 ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, वो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, रिप्रोडक्शन में। तो ये कुछ बेसिक्स आपके लाइफ प्रोसेस है जो इनिशियल है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए या हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किसको डील किया बच्चों, लाइफ प्रोसेस को। यहाँ तक हमने किसको देखा, लाइफ प्रोसेस को। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बच्चों न्यूट्रिशन। क्या स्टार्ट होगा, न्यूट्रिशन। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छी लग रही है हमारी वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें एक नई जर्नी जो है न्यूट्रिशन की। किसकी, न्यूट्रिशन की। चलिए न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन ध्यान देते हैं। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है बच्चों कि हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं और ये कंटिन्यू हो रहा है। हम मूव कर रहे हैं फिर भी, रेस्ट पे फिर भी, इवन जब हम सोए हुए हैं फिर भी हमारे बॉडी के अंदर ये सारे प्रोसेस हो रहा है। तो इन सारे प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जारी रखने के लिए हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है बच्चों, हमारे बॉडी को नीड होती है एनर्जी की। हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है, एनर्जी की। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है उसकी बात करते हैं। ये एनर्जी हमें मिलता है बच्चों न्यूट्रिशन से। ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन है क्या, तो द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइज इट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करते हैं और उस फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो इस बेसिक से प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रिशन। इस बेसिक से प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। क्या हो रहा है न्यूट्रिशन में, एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें क्या करें, फूड को इंटेक, फूड को क्या करें, इंटेक, खाना खा रहे हैं हम लोग, खाना खा रहे हैं और उस खाने को, उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस आपका क्या है बच्चों, लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस आपका, वो प्रोसेस आपका क्या है, न्यूट्रिशन। वो प्रोसेस आपका क्या है, न्यूट्रिशन। क्लियर है, क्लियर है सारे बच्चों का। अब नीड फॉर न्यूट्रिशन, नीड फॉर न्यूट्रिशन, हमें न्यूट्रिशन की नीड क्यों है, हमने पहले ही बता दिया है। क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में एक साथ हो रहे, कंटिन्यू हो रहे। तो इन प्रोसेस को होने के लिए हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है, एनर्जी की। हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है, एनर्जी की। और इस एनर्जी के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, न्यूट्रिशन। इस एनर्जी के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, न्यूट्रिशन। तो नीड फॉर न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म नीड द एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एनर्जी की नीड होती है बहुत सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। इवन बच्चों अभी हम खड़े हैं और हम आप सबको पढ़ा रहे हैं तो हमारे बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी। एनर्जी है तब तो हम बोल के चिल्ला के पढ़ा रहे हैं। और इवन आप बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम सोते हैं और सोते टाइम अगर हम सपने देख रहे हैं तो उस सपने को देखने के लिए भी हमारे बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी। तो बहुत सारी जो एक्टिविटी हो रही है, परफॉर्म कर रही है एक्टिविटी हमारी बॉडी पूरे दिन भर 24 घंटों में, उन सारे एक्टिविटी को करने के लिए हमारे बॉडी को किसकी नीड होती है, एनर्जी की। द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रेंट। और ये एनर्जी कौन सप्लाइड करता है, न्यूट्रेंट। ये एनर्जी कौन सप्लाइड करता है बच्चों, न्यूट्रेंट।
ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारे जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बहुत सारे रॉ मटेरियल चाहिए बच्चों, जिससे वो अपने बॉडी को ग्रोथ और रिपेयर कर सके। हमारा बॉडी क्या हो सके, ग्रोथ हो सके और हमारा बॉडी रिपेयर हो जाए। हमें पता है कि हम जब दिन भर बहुत सारे काम करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे सेल वगैरह है जो टूटते फूटते रहते हैं, तो उनको रिपेयर के लिए, उनके ग्रोथ के लिए हमें किसकी नीड होती है, न्यूट्रिएंट की। दिस रॉ मटेरियल आर कौन कौन से रॉ मटेरियल बच्चों, ध्यान देंगे कौन कौन से रॉ मटेरियल। दिस रॉ मटेरियल्स आर, अब ये रॉ मटेरियल्स कौन कौन है बच्चों, ध्यान देते हैं। ये रॉ मटेरियल है आपके कार्बोहाइड्रेट, कौन है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये रॉ मटेरियल कौन कौन है बच्चों, ये रॉ मटेरियल है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके थ्रू हमारे बॉडी को क्या मिलता है बच्चों, एनर्जी मिलता है। इनके थ्रू हमारे बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी। ध्यान दीजिएगा, तो हमने क्या बोला, न्यूट्रिएंट। ये न्यूट्रिएंट जो हमने भी आपको बोला कि हम फूड के अंदर किसको इनटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को। ये न्यूट्रिएंट जो हमने नाम लिया अभी 5, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट एंड मिनरल्स, इससे हम लोग क्या नाम दिए, न्यूट्रिएंट। ध्यान दीजिएगा, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वैसे मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को क्या दे रहे बच्चों, क्या प्रोवाइड करे, न्यूट्रिशन। वैसे मटेरियल जो ऑर्गेनिज्म को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, न्यूट्रिशन, उस मटेरियल को हम लोग क्या नाम दिए, न्यूट्रिएंट्स। उस मटेरियल को हम लोग क्या नाम दिए, न्यूट्रिएंट। मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। ध्यान दीजिएगा, 3 चीज, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर द मेन न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है बच्चों, आपके मेन न्यूट्रिएंट्स है और इसको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। इसकी नीड हमारे बॉडी को बहुत होती है, इसकी नीड हमारे बॉडी को क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या नाम दिया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। Minerals and vitamins are required in a small amount and hence are called micronutrient. मिनरल्स और विटामिन्स की अगर बात करें बच्चों, मिनरल्स और विटामिन्स की बात करें तो ये मिनरल्स एंड विटामिन्स क्या होते हैं बच्चों, हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए, हमें इनकी नीड ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बच्चों, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इनका नाम क्या पड़ा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। 5 है, ध्यान रखना है, न्यूट्रिएंट कितने हैं, 5 है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनमें 3 ऐसे हैं जिनकी नीड ज़्यादा है, कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। इनकी नीड हमारे बॉडी को क्या होती है, ज़्यादा होती है। इनका नाम क्या पड़ा है, मैक्रो। इनका नाम क्या पड़ा है, मैक्रो। इनका नाम क्या पड़ा है, मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनका नाम क्या पड़ा है बच्चों, मैक्रोन्यूट्रिएंट। और मिनरल्स एंड विटामिन्स, इसकी जो नीड होती है वो स्मॉल अमाउंट में होती है, इनका नाम क्या पड़ा है, माइक्रो। इनका नाम क्या पड़ा है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्लियर है। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की नीड क्यों है हमारी बॉडी को, न्यूट्रिएंट क्या है, ये 3 चीज़ों को अच्छे से डील किए। यहाँ तक क्लियर है, चलिए अच्छे लग रही है, समझ में आ रही है चीज़ों को, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। वैसे बच्चे जो इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे 2024 से 25 वाले बच्चों को अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, लाइक कर देना है, वीडियो को पसंद आ रहा है कमेंट कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो न्यूट्रिशन है, इनको लेने का, इनको ऑब्टेन करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक क्या होते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और दूसरे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट क्या है, ऑटोट्रॉफिक, सेकंड क्या है, हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक एक करके दोनों को डील करेंगे।
एक एक करके हम लोग दोनों को डील करेंगे। सबसे पहले समझेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को और फिर समझेंगे बच्चों किसको, हेटरोट्रॉफिक को। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है, क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ध्यान से समझते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब इस टाइप के न्यूट्रिशन में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चों, वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं। वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो अपना फूड क्या कर रहे हैं, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। जो अपना फूड क्या कर रहे हैं बच्चों, खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कर सकता है, कौन कर रहा है खुद से अपना प्रिपेयर, कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, वो है आपका ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। कौन कौन, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे है जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है। इसलिए ये किस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये किस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। और कौन करता है, ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। इसलिए इसमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन है, ऑटोट्रॉफिक। क्लियर है। आगे बात करते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी आउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब वैसे ऑर्गेनिज्म बच्चों ध्यान से समझिएगा, वैसे ऑर्गेनिज्म जो आपके ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कैरी करता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्या करता है, कैरी करता है, उसके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ। तो जो ग्रीन प्लांट है बच्चों, कौन, जो आपका क्या है, ग्रीन प्लांट या ब्लू ग्रीन एल्गे, उनके अंदर क्या हो रहा है, वो अपना फूड खुद से तैयार कर रहा है, खुद से प्रिपेयर कर रहा है। मतलब उसके अंदर हो रहा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इन्हें क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ। ग्रीन प्लांट को हम लोग सिंपली क्या कहेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि उसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, ऑटोट्रॉफिक। इसलिए ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे बच्चों, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स करता क्या है, ऑटोट्रॉफ्स करता क्या है, ऑटोट्रॉफ्स यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। किसका यूज करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ऑटोट्रॉफ्स किसका यूज करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, और उसे कन्वर्ट कर देता है कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। और वो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी आपका क्या है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। वो कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑटोट्रॉफ सिंपल सा फंडा ये यूज़ कर रहा है, सिंपल सा फंडा। ऑटोट्रॉफ किसका यूज़ करे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का। किसका यूज़ करे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का, और उसको कन्वर्ट कर दे रहे कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। क्या में कन्वर्ट करे, कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी में। और ये जो हाई एनर्जी है ये क्या है, आपके कार्बोहाइड्रेट। तो ये था बच्चों आपका ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और जिसमें हम लोग किसके बारे में समझे, ऑटोट्रॉफ के बारे में समझे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को देख लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बच्चों हमें पता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका क्या यूज़ कर रहा है, सिंपल सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। बट वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है क्या, जिसको यूज़ करके वो कन्वर्ट कर दे रहा है आपका हाई एनर्जी में, हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी, मतलब आपके
कार्बोहाइड्रेट में, वो है क्या, उसकी बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड and water and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll sunlight is called photosynthesis। ये सिंपल है, ये बहुत लॉजिकल है, ध्यान दीजिएगा। ऑटोट्रॉफ के अंदर जो आपका प्रोसेस चल रहा है जिसके थ्रू वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए ऑटोट्रॉफ यूज़ क्या कर रहे हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर दे रहे किस में, हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी में, मतलब कार्बोहाइड्रेट में। तो क्या कौन सा ऐसा सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है जिनको वो कन्वर्ट कर रहे हैं, वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दो सिंपल इनऑर्गेनिक क्या है, मटेरियल है, जिसका यूज़ करके आपके ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों क्या में, कार्बोहाइड्रेट में। ध्यान दीजिए, इसके लिए एक इक्वेशन भी है। इक्वेशन क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O। अच्छा, ये जो रिएक्शन आपका हो रहा है, ये रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सनलाइट। ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सनलाइट। और ये जो प्रोसेस हो रहा है बच्चों, ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ये प्रेजेंट में हो रहा है क्लोरोफिल के। किसके प्रेजेंट में हो रहा है, क्लोरोफिल के। और कन्वर्ट कर दे रहा है किसको, किस में, ग्लूकोज में। क्या में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में। और क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस के थ्रू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया है हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी में। और ये जो प्रोसेस आप समझ रहे हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट कर दे रहा है हाई कॉम्प्लेक्स एनर्जी में, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, फोटोसिंथेसिस। हालांकि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस बेसिक्स प्रोसेस के थ्रू प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। अब इसी को थोड़े अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फुलफिल्ड बाय द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड and water and convert these into carbohydrate in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis। और ये उसका क्या हो गया, इक्वेशन। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, आपके ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, ऑटोट्रॉफ मतलब ग्रीन प्लांट जो होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं और इस कार्बन डाई और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस। आगे बात करते हैं। चलिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, ध्यान दीजिएगा। The mode of nutrition in which an organism take food from another organism is called heterotrophic nutrition। मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा है, अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा है और अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, इसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर
नहीं करते, ये फूड के लिए क्या होते हैं बच्चों, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इस टाइप के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा डिफिनेशन पे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड, एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, organism other than green plant, organism other than green plant and blue green algae follow the heterotrophic mode of nutrition। अब वैसे एनिमल्स, आप सिंपल ध्यान में रखना है कि ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़ के वो सारे ऑर्गेनिज्म, ये दो ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, कौन कौन, ग्रीन प्लांट और ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़कर जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो आपका क्या फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं आपका हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो क्या फॉलो कर रहे हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। किन दो को छोड़कर, ग्रीन प्लांट और आपके ब्लू ग्रीन एल्गे को छोड़कर जितने भी दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं वो किसको फॉलो कर रहे हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। अब इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो हम लोग देखेंगे। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। हमारा जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है बच्चों, इस हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर आपका डिवाइड कर दिया गया कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, 3 पार्ट में। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने पार्ट है, 3 पार्ट है बच्चों, ठीक है, याद रखना है। इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 पार्ट में। पहला है आपका सैप्रोट्रॉफिक, कौन है बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहला क्या है, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दूसरा क्या है बच्चों, सेकंड क्या है, होलोजोइक, सेकंड क्या है, होलोजोइक। और थर्ड है बच्चों आपका, थर्ड है आपका पैरासाइटिक। क्या है, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। याद रखना है, क्या याद रखना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर आपका क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट में, सैप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और बच्चों आपका लास्ट क्या है, लास्ट है पैरासाइटिक। ये 3 फर्दर पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, एक एक करके सबको डील करेंगे, एक एक करके हम लोग सबको डील करेंगे, ठीक है, एक एक करके सबको डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले किसको बात करेंगे, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में डील करेंगे बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। इन सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, द ऑर्गेनिज्म सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड, द ऑर्गेनिज्म सीक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस ऑन द फूड, द फूड इज डाइजेस्टेड while it is still to be ingest, the digested food is then ingested by the organism. All the decomposer follow saprotrophic nutrition. Some insect like housefly also follow this mode of nutrition. ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या है, इसकी बात करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता ये है बच्चों कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, डिकेइंग और डेड एनिमल से, किससे, डिकेइंग और डेड एनिमल से। डिकेइंग और डेड एनिमल से, किससे बच्चों, डिकेइंग और डेड एनिमल से अपना न्यूट्रिशन को क्या करते, फुलफिल करते। मतलब वैसा चीज जो सर रहा है, वैसा चीज जो सर रहा है
या जो मर गया है, जो डेड हो गया है, उनसे अपना न्यूट्रिशन, वैसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिशन अपना किससे ले रहे, डेड और डिकेइंग मटेरियल से, डेड और डिकेइंग एनिमल से, तो वैसे आपके वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर है? हो क्या रहा है इसमें, वैसे एनिमल्स जो आपके डेड और डिकेइंग एनिमल्स, जो एनिमल्स क्या है, मर गए, जो एनिमल्स आपके क्या हो रहे, सड़ रहे, गल रहे, उनसे अपने न्यूट्रिशन को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल है बच्चों, जितने भी डिकम्पोजर है, ये तो बेस्ट एग्जाम्पल है ना। डिकम्पोजर क्या कर रहे हैं, जो भी डेड एनिमल आपका है या जो भी डिकेइंग मटेरियल है, जो सड़ रहा है, उससे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये हमारे लिए भी तो अच्छा है, डिकम्पोजर तो हमारे लिए अच्छे है, वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, क्लीन। अब समझिए किसी जंगल में कोई जानवर मर गया है और वो उसी तरह मरा हुआ है, अगर उससे कोई अपना न्यूट्रिशन नहीं लेता तो वो उसी तरह मरा पड़ा रहता, और धीरे धीरे क्या होता, हमारा जंगल क्या होते जाता, पॉल्यूट होते जाता। क्योंकि जंगलों में अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स मर रहे हैं, बहुत सारे प्लांट के पत्ते, फल, आपके जो भी फल है, पत्ते हैं या कोई स्टीम है, डाल है, ये सब क्या हो रहे, गिर रहे हैं, हर दिन गिर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, जंगल गंदा होते जाएगा। अगर डिकम्पोजर नहीं होते तो इनको कोई डिकम्पोज नहीं करता, मतलब इससे कोई न्यूट्रिशन नहीं लेता, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में क्या होने लगता, धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगता। तो डिकम्पोजर क्या करे, उससे क्या करे, अपना न्यूट्रिशन ले रहे। बेस्ट एग्जाम्पल है इसका मशरूम के बारे में जानते होगे बच्चों। ये मशरूम आप देखे होगे कि हमारे छत वगैरह पे अगर आपका क्या है कोई लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तो बरसात के टाइम पे देखते हैं कि उसमें क्या ग्रो हो जाता है, मशरूम। ये मशरूम क्या करते हैं, उस लकड़ी से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। अब ये जो लकड़ी है, क्या ये आपका डेड एनिमल नहीं है या डेड प्लांट नहीं है, डेड ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? ये तो आपके बच्चों क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, उस डेड प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक। क्या कहते हैं, सैप्रोट्रॉफिक। तो डेड एनिमल से जो भी अपना न्यूट्रिशन पूरा करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हाँ, चले डिकम्पोजर की बात करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, ये क्या है, कुछ डिकम्पोजर है। ये क्या है बच्चों, कुछ डिकम्पोजर है जो क्या करते हैं, आपकी चीज़ों को क्या करे, डिकम्पोज, जो क्या करे, आपके चीज़ों को डिकम्पोज। और ये क्या है बच्चों, मशरूम। ये मशरूम किससे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, इस डेड प्लांट से। ये मशरूम जो है, ये भी आपका क्या है बच्चों, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या कर रहा है, ये डेड प्लांट से, नीचे देख रहे हैं, नीचे आपका क्या है, डेड प्लांट है, उससे वो अपने न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, कंप्लीट। और ये कुछ आपके डिकम्पोजर है जो क्या करते हैं, डिकेइंग मटेरियल या डेड एनिमल से क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। अपने न्यूट्रिशन को क्या करते हैं बच्चों,
फुलफिल करते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आगे बात करते हैं। ये तो फर्स्ट था सैप्रोट्रॉफिक। अब सेकेंड हम लोग देखेंगे होलोजोइक। सेकेंड हम लोग किसको देखेंगे बच्चों? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। समझिए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी of the organism such that after the food is ingest most of the animal follow the mode of nutrition, this mode of nutrition। देखिए इन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता है कि जो डाइजेशन होता है वो इनसाइड द बॉडी होता है। जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, उसके अंदर जो बच्चों न्यूट्रिशन हो रहा है वो क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोस्ट ऑफ एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अधिकतर जो आपके एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं? इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जैसे हम इंसान की ही बात करें तो हमारे अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? इनसाइड द बॉडी। कब? जब हम फूड को क्या कर रहे हैं? इंजेस्ट। फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट। जैसे फूड को अंदर डालते, बॉडी के अंदर डालते, खाना खाते हैं तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है, जब वो फूड को क्या करे? इंजेस्ट। जैसे फूड को बॉडी के अंदर ले, वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाए तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? होलोजोइक। एग्जाम्पल में हम इंसान हो गए, जिराफ हो गया, अदर एनिमल्स, डॉग, कैट, काउ, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों? होलोजोइक न्यूट्रिशन के। इवन अमीबा, अमीबा के अंदर भी, अमीबा में भी क्या हो रहा है? उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो वो भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमीबा में क्या हो जाएगा? होलोजोइक। तो होलोजोइक का सिंपल मतलब आपको समझना है कि वैसे सारे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, कब? जब वो फूड को इंजेस्ट करे, जैसे खाना को अंदर खाए उसके अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो गया, उसके बॉडी के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो गया तो उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे? होलोजोइक। क्लियर है? आगे बात करते हैं। लास्ट, parasitic nutrition। parasitic nutrition, the organism which live inside or outside other organism and derives nutrition from it is known as parasitic, and this type of mode of nutrition is called parasitic nutrition। अब ध्यान दीजिएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता है क्या बच्चों? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर उसके बॉडी से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं, उसके बॉडी से क्या करते हैं? अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ये जो आपका है, जो न्यूट्रिशन इस टाइप से करता है उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। और जिसके बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? होस्ट। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन बन रहा है, एक दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है। पहला ध्यान से समझिए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होता है कि ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड रहकर अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। जिस ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं होस्ट। उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म इस टाइप के न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर रहा है उसको कहते हैं पैरासाइट्स। उसको क्या कहते हैं? पैरासाइट। और इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल में कौन कौन है बच्चा? कष्टका और थीक। कष्टका और थीक, इनमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो किस टाइप से हो रहा है? वो हो रहा है पैरासिटिक। एक मिनट रुक जाइए, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये क्या है? कष्टका। इसको हम लोग आम भाषा में जंगली झाड़ कहते हैं। तो ये कष्टका
किस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर रहा है? पैरासाइटिक। ये अपना खुद से फूड प्रिपेयर नहीं करता, ये दूसरे प्लांट पे, जो हेल्दी प्लांट होते हैं उस पर डिपेंड रहता है और उससे अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करता है। तो ये जो कष्टका है ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट्स। ये क्या कहलाएंगे? पैरासाइट्स। और किससे आपका फूड, आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है? इसके अंदर देखिए एक हेल्दी प्लांट है, उससे अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? होस्ट। और कष्टका के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन आपका क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और भी है, ये देखिए थिक। ठीक, ये क्या करता है? अपना न्यूट्रिशन दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी से कंप्लीट करता है। जिस ऑर्गेनिज्म से ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? होस्ट। ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट। और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो गया बच्चों? पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह से एक और है मॉस्किटो, ये तो आपका कॉमन है। ये न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म से, हमारे बॉडी से क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है। तो इसके अंदर भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है बच्चों? पैरासाइटिक। ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर रहा, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड को क्या कर रहा है? इनटेक कर रहा है, इनसाइड या आउटसाइड। तो ये आउटसाइड बॉडी से क्या कर रहा है? न्यूट्रिशन कंप्लीट कर रहा है, जिससे ये न्यूट्रिशन ले रहा है। जैसे हम इंसानों से ये क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। हम इंसानों से क्या लेता है? ये न्यूट्रिशन लेता है। तो हम इंसान इसके लिए क्या हो जाएंगे? होस्ट। हम इंसान इसके लिए क्या हो जाएंगे? होस्ट, क्योंकि ये हमसे क्या ले रहा है? न्यूट्रिशन ले रहा है। और ये खुद क्या कहलाएगा? ये खुद कहलाएगा पैरासाइट्स। ये क्या कहलाएगा? पैरासाइट्स। और इसके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका क्या है बच्चों? वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें आप लोग समझ गए। हमने क्या क्या देखा? हमने सबसे पहले समझा कि लाइफ प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों हमारे लिए लाइफ प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने न्यूट्रिशन को समझा, नीड फॉर न्यूट्रिशन को देखा, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन को देखा, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। और हेट्रोट्रॉफिक के भी 3 टाइप को देखे, कौन कौन? सेप्रोट्रॉफिक, होलोजोइक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप से हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देख लिया। अच्छा, ईटिंग हैबिट पे भी आपके ऑर्गेनिज्म अलग अलग के होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। ईटिंग हैबिट के अकॉर्डिंग भी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग होते हैं। एक होता है आपका बच्चों कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। कौन कौन? कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस। कार्निवोरस जो आपके मीट वगैरह खा रहा हो वो क्या है? कार्निवोरस। जो बच्चों आपका क्या खा रहा हो? घास भूसा, वो हो गया हर्बीवोरस। और जो दोनों खा रहा है, मांस भी और आपका घास भूस भी, वो क्या कहलाएगा बच्चों? ओमनीवोरस। तो इस तरह से आपके जो ईटिंग हैबिट है उसके बेस पे भी जो आपके ऑर्गेनिज्म है वो 3 टाइप के हैं, कार्निवोरस, हर्बीवोरस एंड ओमनीवोरस। तो यहाँ तक आपका बच्चों हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं आगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब ऑटोट्रॉफिक की बात किए थे, ऑटोट्रॉफिक की बात किए थे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफ। एग्जाम्पल में क्या लिए थे? ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है बच्चों, उसकी बात करेंगे। तो हमारा पूरा फोकस अब होगा न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमारा पूरा फोकस होगा किस पे? न्यूट्रिशन इन प्लांट पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट, ध्यान दीजिएगा। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट है बच्चों वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद से प्रिपेयर करते हैं। दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये अपना फूड किसके प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट के प्रेजेंट में। सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी। सनलाइट इसे क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। और ग्रीन प्लांट जब फूड प्रिपेयर करता है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी तरह बिहेव करते हैं? रॉ मटेरियल की तरह। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट वो जगह है जहाँ पे ग्रीन प्लांट क्या कर रहा है? अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट में हो रहा है, ध्यान से समझिए, बहुत अब यहाँ से क्लास थोड़ा अलग ही लेवल पे जा रहा है, तो चीज़ों को समझते चलेंगे। सबसे पहले ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जितने भी ग्रीन प्लांट आप देख रहे हैं अपने सराउंडिंग में, वो अपना फूड क्या करता है? खुद से प्रिपेयर करता है। वो फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता, वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। ठीक है,
दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वो जो फूड अपना प्रिपेयर करता है वो किसके प्रेजेंस में करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में करता है? सनलाइट के प्रेजेंस में। सनलाइट इन्हें क्या प्रोवाइड करता है? सनलाइट इसे प्रोवाइड कराता है एनर्जी। सनलाइट इसे क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल। दो चीज़ है जो आपके सिंपल आपके मटेरियल है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एंड क्लोरोप्लास्ट इज द साइट, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट वेयर फूड इज मेड। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन प्लांट फूड तो प्रिपेयर करता है, बट कहाँ? जैसे हमारे घरों में भी तो खाना बनता है, बट एक जगह है ना, एक जगह है, उसी जगह पे खाना बनता है। मम्मी लोग उसी जगह पे खाना बनाती है, और उस जगह का नाम क्या है? किचन। हमारे घर में खाना कहाँ बन रहा है? हमारे किचन में, रसोई घर में। ठीक उसी प्रकार ग्रीन प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, बट वो साइट कहाँ है जहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है? वो साइट है क्लोरोप्लास्ट। वो साइट क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पर ग्रीन प्लांट अपना फूड क्या करे? प्रिपेयर करे। ठीक है, याद रखिएगा, साइट का नाम याद रखिएगा। ग्रीन प्लांट अपना फूड कहाँ प्रिपेयर करे? कौन से साइट पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हमने स्टार्टिंग में ही जाना, फिर से एक बार देखेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब वो प्रोसेस जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जिस प्रोसेस के थ्रू क्या कर रहे हैं? ग्रीन प्लांट अपना फूड क्या करे? प्रिपेयर करे। मतलब वो बेसिक सा एक फिनोमेना है जिसके थ्रू आपका ग्रीन प्लांट क्या करे? फूड प्रिपेयर कर रहे। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस। अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस के समय? फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है बच्चों, इसकी बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय जो सन से एनर्जी मिलती है प्लांट को, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी। वो सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। वो सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो रही है? केमिकल एनर्जी में। एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। क्या बन रहा है इस प्रोसेस के थ्रू? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है इस प्रोसेस के थ्रू? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है इस प्रोसेस के थ्रू? कार्बोहाइड्रेट। याद रहेगा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्म्ड। क्या फॉर्म्ड हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट तैयार क्या कर रहे? फूड के रूप में क्या बना रहे हैं? बना रहे कार्बोहाइड्रेट। क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे वाले स्लाइड में क्या देखा? जो साइट है, जो फूड प्रिपेयर हो रहा है प्लांट में, वो कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया ये क्लोरोप्लास्ट है कहाँ? ये क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन लीव्स में। ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? ये क्लोरोप्लास्ट है आपके ग्रीन लीव्स में। कहाँ है? ग्रीन लीव्स में। द ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन ए पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट। ये जो ग्रीन पार्ट है प्लांट का, ग्रीन प्लांट मैक्सिमम है कौन? प्लांट में ग्रीन प्लांट हमें ग्रीन पार्ट कहाँ देखने को मिलता है? तो प्लांट में ग्रीन पार्ट हमें देखने को मिलता है लीव्स, नई नई स्टीम्स, ये सारे क्या है? ग्रीन पार्ट है। और इन ग्रीन पार्ट में आपका क्या है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो ग्रीन पोर्शन ऑफ द प्लांट कंटेन ए पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल। और ये जो ग्रीन पिगमेंट है, इस ग्रीन पिगमेंट को ही क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। और इसी ग्रीन पिगमेंट की वजह से पत्तों का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। क्लियर है? द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी शोन एज द फ्लोइंग इक्वेशन। इस पूरे प्रोसेस को एक इक्वेशन के थ्रू दिखाया गया है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O वाटर, ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल। ये दोनों क्या है? रॉ मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल। किसके प्रेजेंस में बच्चों? सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट। C6H12O6 क्या बनाता है? ग्लूकोज, 6O2 ऑक्सीजन
एंड 6H2O वाटर। ये आपका बनता है इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका क्या का बच्चों, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ तक चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन को समझिए। आगे बात करते हैं। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल क्या है, मतलब अगर कहीं पे किसी प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसके लिए प्लांट को किस किस चीज़ों की नीड होती है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इनके आपका फोटोसिंथेसिस वाला जो प्रोसेस है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए प्लांट को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी उसकी बात करते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट है बच्चों सनलाइट, और ये सारे नेसेसरी है, ये सारे के सारे जो प्रोसेस बता रहे हैं ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है, नेसेसरी है। पहला है बच्चों आपका क्या, सनलाइट। पहला क्या है, सनलाइट। सेकेंड है आपका क्लोरोफिल। सेकेंड आपका क्या है, क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल ही आपका क्या कर रहा है, क्लोरोफिल ही क्या कर रहा है, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल जो आपके कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में, ये क्या कर रहे हैं, ये सनलाइट को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्व कर रहे हैं। तो सनलाइट को एब्जॉर्व करने के लिए हमारे फोटोसिंथेसिस में हमें क्या चाहिए, हमें सोलर एनर्जी चाहिए। यही सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो गए, केमिकल एनर्जी में। ये सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो गए, केमिकल एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए या सनलाइट को एब्जॉर्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। हमारे लिए पास क्या होता है, मतलब हमारे पास नहीं, ग्रीन प्लांट के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। फिर है बच्चों आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ऑन द लीफ। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, हमारे लीफ में क्या करता है, इंटर करता है। स्टोमाटा के थ्रू हमारे लीफ में क्या करता है, इंटर करता है कौन, CO2। एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज बाई प्रोडक्ट, और जो बाई प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बनता है वो ऑक्सीजन भी आपके रिलीज होता है किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा पाया कहाँ जाता है, स्टोमाटा पाया जाता है लीफ में। हालांकि स्टोमाटा क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद बात डिस्कशन करेंगे कि स्टोमाटा क्या है। फिलहाल मोटा मोटा समझेंगे कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से इंटर होता है, किसके थ्रू इंटर करता है, स्टोमाटा के थ्रू इंटर करता है। और बाय प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बनता है वो भी रिलीज किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू। क्लियर है। लास्ट, वाटर and dissolved minerals like nitrogen, phosphorus etc. are taken up by the roots from the soil. तो ये चार जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बच्चों, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो चार रॉ मटेरियल है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कौन कौन है याद रखना है। फर्स्ट है आपका सनलाइट, सेकेंड है बच्चों आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की नीड क्यों पड़ी, क्लोरोफिल की नीड इसलिए पड़ी बच्चों क्योंकि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्व करता है। थर्ड है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, ये हमें को मिलता है, हम लोग को मिलता है, मतलब प्लांट को मिलता है एटमॉस्फेयर से। इंटर कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इंटर कहाँ से होता है, तो इंटर थ्रू स्टोमाटा। किसके थ्रू आपका इंटर करता है लिप में, स्टोमाटा के थ्रू। और बाई प्रोडक्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन। हमने अभी इक्वेशन देखा था जहाँ बाई प्रोडक्ट में क्या बन रहा था, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। लास्ट और इम्पॉर्टेंट, वाटर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स, सिर्फ वाटर नहीं, वाटर के साथ साथ डिजॉल्व मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल होते हैं हमारे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम,
ये सारे जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। और इस डिजॉल्व मिनरल प्लस वाटर को आपका क्या होता है, प्लांट क्या करता है, रूट से क्या करता है, टेक कर लेता है, अपटेक कर लेता है। रूट के थ्रू प्लांट में वो आ जाता है बाय द सॉइल। कहाँ से, कहाँ से, सॉइल से, कहाँ से, सॉइल से। ये थे रॉ मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू द प्लांट। कैसे ये रॉ मटेरियल आपका फोटोसिंथेसिस के लिए प्रेजेंट होता है प्लांट के लिए, कैसे अवेलेबल होता है इसकी बात करेंगे। कैसे अवेलेबल होता है इसकी बात करते हैं। हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम अवेलेबल टू प्लांट, इसकी बात करेंगे। ठीक है, कैसे ये प्रेजेंट होता है इसकी बात करेंगे। चलें, अब हमें क्या देखना है, हाउ डू रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस बिकम टू द प्लांट। अब प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कैसे अवेलेबल है इसकी बात करते हैं। वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल, वाटर कम्स फ्रॉम द सॉइल। वाटर कहाँ से हमें मिलते हैं, सॉइल से। थ्रू द जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टीम, किसके थ्रू, जाइलम टिश्यू इन रूट्स एंड स्टीम। तो रूट और स्टीम में क्या क्या प्रेजेंट है बच्चों, जाइलम टिश्यू। इस जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या करते हैं, वाटर कहाँ जाते हैं, आपके सॉइल से प्लांट में। कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन द लिप्स थ्रू स्टोमेटा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहे, स्टोमेटा के थ्रू कहाँ जा रहे, लिप्स में। तो दो रॉ मटेरियल हैं, दो रॉ मटेरियल कौन कौन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से आ रहा है, सॉइल से। वाटर कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। आपका कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर से। वाटर को कौन अवेलेबल कर रहा है, रूट के थ्रू। रूट में ध्यान दीजिए, जितने भी रूट और स्टीम है उसमें आपके कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, जाइलम टिश्यू। इस जाइलम टिश्यू के थ्रू क्या हो जाता है, रूट से आपका कहाँ आ जाता है, आपके लिफ में। और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे एटमॉस्फेयर में है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है आपका छोटे छोटे पोर्स, स्टोमेटा। इसके थ्रू आपका क्या हो जाता है, आपके प्लांट को रॉ मटेरियल क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। क्लियर है, आगे बात करते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये तो पहले ही बता दिए बच्चों, साइट इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस का साइट कहाँ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। याद रखिएगा, साइट की अगर बात करें कि अगर कहाँ पे आपका हो रहा है, तो वो साइट आपका क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फूड प्रिपेयर हो रहा है, किसका, आपके प्लांट का। तो साइट की बात करी जाए तो क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट इन द लीफ। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल। अगले स्लाइड पे आते हैं, ध्यान दीजिए। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से इवेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस में, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोफिल जो है वो आपका क्या करता है, लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को आपका क्या करता है, एब्जॉर्ब। सेकंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले सनलाइट को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब। सनलाइट को क्या कर लिया गया बच्चों, सनलाइट को कर लिया गया एब्जॉर्ब। कौन एब्जॉर्ब कर रहा है बच्चों, सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सेकंड में क्या होता है, ये सनलाइट जो होता है, मतलब जो लाइट एनर्जी होता है, सनलाइट से आ क्या रहा है आपका, लाइट एनर्जी, या इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सोलर एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी है,
या ये जो सोलर एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चों क्या में, केमिकल एनर्जी में। क्या में कन्वर्ट होगा, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में। अब ये जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपका क्या में, केमिकल एनर्जी में। ये केमिकल एनर्जी क्या करता है, स्प्लिट करता है। ये केमिकल एनर्जी क्या कर देता है, स्प्लिट करता है। किसको स्प्लिट करता है, वाटर को। किसको स्प्लिट करता है, वाटर को। किसको स्प्लिट करता है बच्चों, वाटर को। वाटर को क्या में स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर को क्या में स्प्लिट करता है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो मेन इवेंट में जो हम लोग ध्यान देंगे मेन इवेंट में हम लोग जो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या किया, सनलाइट को क्या किया, सनलाइट को क्या किया, एब्जॉर्व। कौन एब्जॉर्व किया, क्लोरोफिल। कौन एब्जॉर्व किया, क्लोरोफिल। सनलाइट में है क्या, लाइट एनर्जी। सनलाइट में है क्या, लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ किस में, केमिकल एनर्जी में। ये लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी किया क्या, केमिकल एनर्जी स्प्लिट किया। केमिकल एनर्जी क्या किया, स्प्लिट किया। किसे स्प्लिट किया, वाटर को। किसे स्प्लिट किया, वाटर को। क्या में स्प्लिट किया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। यहाँ तक का इवेंट आगे समझ में। आगे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया आपका, क्या हो, रिडक्शन हुआ। रिडक्शन मतलब ये जो हाइड्रोजन आपका बना, ये जो वाटर के स्प्लिट होने से क्या बना बच्चों, हाइड्रोजन। वाटर के स्प्लिट होने से क्या बना, हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन में ध्यान से समझिएगा, वाटर के स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन बना, ये हाइड्रोजन में से आके कौन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस हाइड्रोजन से आके कौन ऐड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ऐड होता है तो क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपली इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। सिंपली इसको क्या कहते हैं, ग्लूकोज। इसका क्या होता है, फॉर्म हो जाता है ग्लूकोज में। सनलाइट एक्टिवेटेड क्लोरोफिल विच लीड टू स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। सनलाइट क्या है, क्या करता है सनलाइट आपका बच्चों ये क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। सनलाइट क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिवेट करता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने का काम करता है। क्या में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। द हाइड्रोजन released by the splitting of a water molecules is utilized for the reduction of carbon dioxide। अब जो वाटर के स्प्लिट होने से जो हाइड्रोजन रिलीज होता है, वाटर के स्प्लिट होने से जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो वो रिडक्शन होता है किसके साथ, कार्बन के साथ। वो किसके साथ जाके मिलता है, कार्बन के साथ, और बनाता है आपका क्या, कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट। अगले स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट में, फोटोसिंथेसिस के बाई प्रोडक्ट में आपका क्या बनता है बच्चों, ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो इसके बाय प्रोडक्ट में क्या बनता है, ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इज स्टोर्ड इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाते हैं बच्चों, स्टोर हो जाते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, इन लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट। या तो पत्तों में या दूसरे स्टोरेज पार्ट में क्या हो जाते हैं, स्टार्च क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ए पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और जो यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स, ये किस टाइप का रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, ये सब हम लोग केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। तो लाइट रिएक्शन में आपका क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये था आपका मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या था बच्चों, आपका मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आगे बात करते हैं स्टोमाटा। हाँ, बहुत देर से स्टोमाटा आ रहा था। क्या है स्टोमाटा, इसकी बात करते हैं। स्टोमाटा
These are tiny pores present in epidermis of leaf or stem through which gaseous exchange and transpiration occur. ये जो आपका स्टोमेटा है, ये आपके बहुत छोटे 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 क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस ऑफ लीफ। एपिडर्मिस ऑफ लीफ मतलब लीफ के बैक साइड में, फ्रंट साइड में नहीं, लीफ के बैक साइड में बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स का सिंपल मतलब बहुत छोटे छोटे से क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है। इस होल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, अंदर आते हैं, और ऑक्सीजन क्या निकलते हैं, बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं, अंदर आते हैं। इस होल्स में ये जो लिफ्ट के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिस पोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इसी के थ्रू आपके अंदर आते हैं, और ऑक्सीजन जो बाय प्रोडक्ट में बनता है वो भी रिलीज क्या होता है, इसी के थ्रू होता है। साथ ही साथ वाटर का भी क्या होता है, ट्रांसपिटेशन, मतलब वाटर जो वेपर फॉर्म में बनते हैं, तो इसका वेपर फॉर्म में जो बाहर निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ही निकलते हैं। अब आगे बात करेंगे, हम बात करेंगे आगे फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। किसकी बात करेंगे बच्चों, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा की। स्टोमेटा के क्या फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन है स्टोमेटा का एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फर्स्ट फंक्शन क्या है बच्चा स्टोमेटा का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो गैस का जो एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, वो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। लॉस ए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं बच्चों, वाटर को लॉस करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपिटेशन। किस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। वाटर फॉर्म में जो वाटर का ट्रांसपिटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा के थ्रू। तो ये बच्चों स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। स्टोमेटा के ऊपर क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं। ये गार्ड सेल का क्या काम है, गार्ड सेल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि कब स्टोमेटा ओपन होगा और कब स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसका कंट्रोल कौन करता है, गार्ड सेल। अंदर क्या होते हैं, गार्ड सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, स्टोमेटल पोर्स, ये देखिए यही ये होल है जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, गैस अंदर बाहर जा रहे हैं, तो ये वो होल है। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टोमेटा का क्या क्या फंक्शन है ये तो समझ गए, अब आगे समझते हैं। स्टोमेटा को कंट्रोल कौन कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स। उनके जो होल्स है, पोर्स है, वो कब खुलेंगे कब बंद होगी, इनका कंट्रोल कौन कर रहा है। तो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स आर कंट्रोल बाय द टर्गिटी ऑफ गार्ड सेल। याद रखिएगा, इसका कंट्रोल जो कर रहा है, ये कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों, गार्ड सेल। ओपनिंग और क्लोजिंग जो है, स्टोमेटल पोर्स कब खुलेंगे कब बंद होंगे, इनका कंट्रोल कौन कर रहा है बच्चों, गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल अपटेक water from surrounding cells, they swell to become a turgid body which enlarge the pores in between और स्टोमेटल ओपनिंग। अब कब खुलेगा ध्यान दीजिएगा, गार्ड सेल के पास सराउंडिंग सेल से अगर क्या आ जाए, पानी क्या आ जाए, वेन गार्ड सेल अपटेक वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सेल, अपने आसपास के सेल से वो क्या कर ले, वाटर को अपटेक कर ले। वाटर को अपटेक करने पे ये क्या होता है, स्वेल हो जाता है, मतलब ये क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के कारण ये क्या करता है, इनकी साइज क्या होता है, इनलार्ज हो जाते हैं। जैसे ये पानी को अपटेक करता है तो ये क्या होता है, फूल जाता है। फूलने के कारण क्या हो जाता है, ये इनलार्ज हो जाता है और स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज्ड दे बिकम फैलेसिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर्स। और जब वाटर आपका रिलीज होता है ट्रांसपिटेशन वाले प्रोसेस के थ्रू, जैसे आपका वाटर रिलीज होता है, तो जैसे वाटर रिलीज होता है तो ये जो स्टोमेटल पोर्स हैं ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो ये था आपका स्टोमेटा का फंक्शन। ये ध्यान दीजिए, ये है आपका ओपनिंग स्टोमेटल और ये है आपका क्लोजिंग स्टोमेटल। ठीक है, ओपनिंग स्टोमेटल और ये क्या है, क्लोजिंग स्टोमेटल। ठीक है,
ठीक है बच्चों, तो ये था आपका स्टोमेटा के बारे में कि स्टोमेटा कब क्लोज और कब ओपन होता है। अब अगले स्लाइड पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो इसके इंपॉर्टेंट के बारे में जानेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है, फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ही जो सोलर एनर्जी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वो सोलर एनर्जी आपका अवेलेबल होता है किसके लिए, डिफरेंट लिविंग बींग्स के लिए, जितने भी हम लोग हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट में क्या होता है, सोलर एनर्जी होता है जिसको हम खाते हैं, तो वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर भी क्या हो जाता है, आ जाता है। Green plant are the main producer of food in the ecosystem. All other organisms directly or indirectly depend on green plant for food. अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट तो अपना फूड प्रिपेयर किया, साथ ही साथ ग्रीन प्लांट क्या होता है, मेन प्रोड्यूसर है। क्या है, मेन प्रोड्यूसर है। जितने भी आपके इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके मेन जो प्रोड्यूसर है वो कौन है, ग्रीन प्लांट। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन प्लांट पे। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। और फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पूरे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या रहता है बच्चों, मेंटेन रहता है। कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जब ब्रीद आउट करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जब ब्रीद इन करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो इन सब का जो बैलेंस करके रखा है वो कौन करके रखा है, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने समय प्लांट को किसकी नीड होती है, ऑक्सीजन की। वो इनटेक क्या करता है, ऑक्सीजन, और रिलीज़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ करता है उसे हम लोग को नीड होती है। तो इस तरह आपका क्या करके रखा है, गैस को बैलेंस करके रखा है। ठीक है, तो ये था सिग्निफिकेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट के लिए नहीं, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट के लिए नहीं बल्कि हम लोग के लिए भी क्या है, उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है। अब एक वीडियो बच्चों देखेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस कैसे कैसे हो रहा है। चलिए ध्यान देंगे, एक वीडियो देखेंगे, उस वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे फोटोसिंथेसिस के मेन इवेंट को। ठीक है बच्चों, हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, एक वीडियो के थ्रू हम लोग समझेंगे किसको, फोटोसिंथेसिस को। चले
ध्यान दीजिए, रूट क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। रूट के अंदर बच्चों होता क्या है, रूट के अंदर होता है हमारा जाइलम टिश्यू। रूट के अंदर क्या होता है, जाइलम टिश्यू, जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्व करके स्टीम के थ्रू कहाँ प्रेजेंट करा देते हैं, लिप्स में। ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कहाँ आ गए, लिप्स में। लिप्स में क्या है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब। ये सोलर एनर्जी क्या करते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बच्चों, केमिकल एनर्जी में। सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें बच्चों, केमिकल एनर्जी में। अब अगर पीछे की साइड देखें, नीचे की साइड, तो हमारे जो आपके लीफ होते हैं, लीफ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। लीफ के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लीफ को अगर बीच से कट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन, ये जो है, ये जो आप ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं, ये अपर लेयर और लोअर लेयर हो गया। ये ग्रीन ग्रीन जो है ये आपका कहलाता है बच्चों क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या है, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मेन साइट क्या है, ये है। अब इसके अंदर आपका पहले से कौन प्रेजेंट है, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या में कन्वर्ट हो चुका है आपका, ये कन्वर्ट हो गया है आपका केमिकल एनर्जी में। यहाँ से कौन आ गए, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये जो केमिकल एनर्जी है ये क्या करता है, वाटर को स्प्लिट करता है। ये देखिए, ये आपके छोटे छोटे पोर्स है, और ये क्या आपके गार्ड सेल। गार्ड सेल के बारे में बताए थे, देखिए ये ओपनिंग और क्लोज होता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखिए क्या हो गया, एटमॉस्फेयर से कहाँ आ गया, अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से किसके थ्रू अंदर आया, स्टोमेटा के थ्रू। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो गए किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। क्लोरोफिल के अंदर हाइड्रोजन किससे रिएक्ट कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। देखिए ये हो गया, ये सोलर एनर्जी लिया, एक्टिवेटेड हुआ। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ होगा, अंदर स्प्लिट हुआ होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये वापस से किससे रिएक्ट कर किया होगा, ये रिएक्ट कर गया होगा कार्बन डाइऑक्साइड से, और क्या बन गया होगा, ग्लूकोज, जिसको सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज किस रूप में स्टोर हो जाता है, स्टार्च के रूप में। ये आ गया ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होगा, पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है वो इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा क्या निकल जाएगा, बाहर। इसी स्टोमेटल पोर के द्वारा क्या निकल जाएगा, बाहर। इस तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाई और ऑक्सीजन का क्या है, बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। और ग्लूकोज क्या हो जाएगा, पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। ग्लूकोज क्या हो जाएगा, पूरे प्लांट में क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांसपोर्ट। तो ये एक फिनोमेना था आपका किसका, फोटोसिंथेसिस का। क्लियर है यहाँ तक, फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए अब फोटोसिंथेसिस का जब पूरे प्रोसेस को समझ लिए है, तो यहाँ तक न्यूट्रिशन हम लोग किस में देख रहे थे, यहाँ तक हम लोग न्यूट्रिशन देख रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। यहाँ तक हम लोग न्यूट्रिशन क्या देखे बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब आएंगे न्यूट्रिशन इन अमीवा या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और एनिमल्स में हम लोग सबसे पहले किस में देखेंगे, अमीवा में। न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम लोग चलिए न्यूट्रिशन इन अमीवा। देखिए दो टाइप के एनिमल्स होते हैं। एक एनिमल्स जो होता है बच्चों वो आपका होता है यूनिसेलुलर। दो टाइप के एनिमल्स के बारे में हम लोग जानते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर एनिमल्स या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और अमीवा हमें पता है कि अमीवा किस टाइप का है, अमीवा किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, अमीवा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीवा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में
न्यूट्रिशन होता कैसे है उसकी बात करेंगे। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का है बच्चों, होलोजोइक। अमीबा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो किस टाइप का है, होलोजोइक। तो अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल्स विच फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन ऑफ फूड फॉलो आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड। और हमें पता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, आपका डाइजेशन तब स्टार्ट होता है जब फूड को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंजेशन, मतलब फूड को बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। जैसे बॉडी के अंदर फूड आएगा तब क्या स्टार्ट होगा, डाइजेशन। डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि जो डाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन हैपन इन 5 स्टेप। याद रखिएगा होलोजोइक न्यूट्रिशन कितने स्टेप में होता है, 5 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, इंजेशन। सेकेंड स्टेप है डाइजेशन। सेकेंड स्टेप क्या है, डाइजेशन। थर्ड है बच्चों एब्जॉर्प्शन। थर्ड क्या है, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन। फोर्थ क्या है बच्चों, एसिमिलेशन। एंड फिफ्थ क्या है, इजेशन। फिफ्थ आपका क्या है, इजेशन। तो ये 5 प्रोसेस होते हैं किसमें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। एक एक करके इन सारे स्टेप को देखेंगे। ध्यान दीजिए, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करता है, जब फूड पार्टिकल्स अमीबा के क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, अमीबा के बहुत पास होते हैं। तो अमीबा अपने सेल वॉल को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। अपने सेल वॉल को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। ये सेल वॉल जो बढ़ते हैं, जो इनगल्फ करते हैं फूड को, इसको बोला जाता है पेशोपोडिया। क्या बोला जाता है, पेशोपोडिया। ये क्या करते हैं, आपके इनगल्फ करते हैं किसको, फूड को। जैसे फूड पार्टिकल इनगल्फ होते हैं बॉडी के अंदर, ये फूड पार्टिकल के चारों साइड, इसके चारों साइड एक फूड वकल बनता है। क्या बनता है बच्चों, फूड वकल बनता है। और ये फूड वकल आपका क्या करता है, हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट होने में। तो इस तरह से अमीबा में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रिशन। स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये समझते हैं सबसे पहले। स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे पहले था बच्चों क्या, इंजेशन। सबसे पहले क्या था, इंजेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड इंजेशन। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू हम फूड को इनटेक कर रहे हैं अपने बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, इंजेशन। डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है बच्चों, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं और ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइजेशन। सिंपल मॉलिक्यूल्स थस ऑब्टेन एंड कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसे बॉडी इजीली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो फूड आपका ब्रेक डाउन होता है, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जो फूड थे वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, उसे बॉडी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन, द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्ट फूड। जो डाइजेस्ट फूड का यूटिलाइजेशन होता है, जो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं फॉर एनर्जी। किसके लिए, किसके लिए, एनर्जी के लिए, फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। और किसके लिए, ग्रोथ और रिपेयर के लिए, एनर्जी और ग्रोथ और रिपेयर के लिए। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और जिस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इजेशन। तो ये कुछ बेसिक सा प्रोसेस है बच्चों, ये कुछ क्या है, बेसिक सा प्रोसेस है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन आपका क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं।
बिना इसके ही वो क्या करेंगे, आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के लिए कुछ बेसिक सा आपके प्रोसेस है, स्टेप उसको फॉलो करना होता है। सबसे पहले इजेशन, सेकेंड है डाइजेशन, थर्ड है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ है बच्चों आपका इजेशन। ये 5 प्रोसेस को क्या करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या करता है, कंप्लीट करता है। आगे बच्चों हम बात कर रहे थे किसकी, अमीबा की। हम बात कर रहे थे किसकी, अमीबा की। और अमीबा में भी किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक होता है। किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक। अब होलोजोइक होता है तो इसके अंदर भी बच्चों 5 स्टेप होते हैं। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर एनिमल विच फॉलो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किसको फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप्स ऑन protruding into pesopodia. Amoeba surround a food particle with pesopodia and make a food vessel. अब क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं अमीबा के, वो सेल मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। और वो सेल मेम्ब्रेन ग्रो करके फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, घेर लेते हैं अपने अंदर। किसके थ्रू घेरते हैं, पेसोपोडिया के थ्रू। अमीबा सराउंड फूड पार्टिकल विथ पेसोपोडिया एंड मेक ए फूड वेकल। जैसे पेसोपोडिया के थ्रू आपका फूड इनटेक होता है, उसे उसके चारों तरफ एक आपका क्या होता है, फूड वेकल बनता है। द फूड वैक्यूल कंटेन फूड पार्टिकल एंड वाटर। फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है बच्चों, फूड पार्टिकल एंड वाटर। फूड वैक्यूल के अंदर होता क्या है, फूड पार्टिकल एंड आपका वाटर। डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिक्रेटेड इन द फूड वैकल एंड डाइजेशन टेक प्लेस। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उससे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, सिक्रेट होता है। फूड वैकल में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होता है, जो क्या करता है, फूड को डाइजेशन में मदद करता है। After that, digest food is absorbed from the food vessel. Finally, the food vessel moves near the cell membrane and undigested food is expelled out. और फिर क्या होता है, वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करता है, साथ ही साथ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे क्या करता है, वापस से सेल मेम्ब्रेन से क्या निकाल देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये कुछ प्रोसेस है किसके अंदर देखने को मिलता है, ये प्रोसेस हमें देखने को मिलता है अमीबा के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।